हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम एमपीपीएससी प्री की यूनिट 5 और यूनिट 6 में जो भी इंडियन पॉलिटी के डायमेंशंस हैं उसको फैक्चुअल बेसिस पे कवर कर रहे हैं। जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना, क्या क्या सोर्सेज थे, पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स का एक बेसिक डिस्कशन देखा। ठीक है, अब हम इन डेप्थ जो मेजर पार्ट्स हैं सिलेबस में दिए हुए हैं उनको लेकर चलेंगे और एक एक करके कॉन्सेप्ट का क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बेसिकली मैं प्रेसिडेंट और गवर्नर को लेकर चलूँगा। इसमें हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर्स में और फंक्शंस में क्या क्या अंतर हैं, ठीक है, और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इसको हम देखते चलेंगे। चलिए, तो हम प्रेसिडेंट से शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, प्रेसिडेंट। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्चुअल पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जहां पर यह बात की गई है सबसे पहले कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत के राष्ट्रपति होंगे। ये कहाँ बोला गया है? 5 और 2 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 में। चूंकि प्रेसिडेंट जो है भारत के फर्स्ट सिटीजन रहते हैं। ठीक है, अमेरिका के फर्स्ट सिटीजन यूजुअली कौन कहलाते हैं? प्रेसिडेंट। उसी तरीके का सिस्टम हमने सोर्सेज में देखा कॉन्स्टिट्यूशन के कि प्रेसिडेंट का ऑफिस हमने कहाँ से लिया है, तो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो लगभग पूरा वैसे ही सिस्टम रहेगा, बस पावर का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड द इंडियन प्रेसिडेंट। अगला, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के भारत की। देखिए, भारत की डिफेंस फोर्स कौन सी हैं? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड द इंडियन एयर फोर्स। देखिए, इनके अध्यक्ष तो अलग अलग होते हैं, लेकिन सब के सब तीनों फोर्सेस जो हैं, फाइनली इनका सुप्रीम कमांडर कौन है? तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 कहता है कि भारत का जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके नाम पर है? प्रेसिडेंट के नाम पर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है? कोई भी लॉ जब बनाया गया है लेजिस्लेचर द्वारा या हमारी पार्लियामेंट द्वारा, उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम कौन करेंगे? तो प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है जिनके अंदर वेरियस सेगमेंट्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में देखते चलेंगे। ठीक है, देखिए, ये 42nd है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने क्या कहा कि प्रेसिडेंट के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी एडवाइस है उसको मानना क्या होगा? मैंडेटरी होगा। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? जब हमारे देश में इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है, कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हम सबको पता रहते हैं कि भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन से हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सबसे लंबा टेन्योर था, आगे भी हम देखेंगे प्रेसिडेंट्स की स्पेशलिटी जो जो भारत में बने। पहली विमेन प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, जो कि भारत की 12वीं या फिर 12th प्रेसिडेंट थी। ठीक है, क्वालिफिकेशन काफ़ी आसान होती हैं, हम और आप काफ़ी इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना मस्ट है। ठीक है, जबकि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सिटीज़न तो होना है लेकिन बाय बर्थ सिटीज़न होना चाहिए। एक छोटा एग्जांपल समझाऊं कि अमेरिका में जो जन्म लेगा वो ही अमेरिका का राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन इंडिया में अगर आपने बाद में भी सिटीज़नशिप या नागरिकता ले ली, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें अदनान सामी जी, उन्होंने पहले पाकिस्तान के सिटीज़न थे, फिर उन्होंने भारत की नागरिकता ली, तो राइट नाउ वो भी भारत में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली कंडीशन क्या है? इन्होंने 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर ली हो। ठीक है, तीसरी कंडीशन है क्वालिफाई कर जाएं मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए। ठीक है, तो बनी बात है, जब 35 ईयर्स एक बार बोल दिया है तो दूसरी स्टेज क्या है? देखिए, लोकसभा का मेंबर बनने में आपको 25 साल की एज होना चाहिए, तो बनी बात है जब 35 ईयर्स की एज होगी तो थर्ड पॉइंट ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूशन में उतने अच्छे से क्लियर नहीं है, लेकिन एक बेसिक अगर मतलब समझें तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होता है जहाँ से भारत सरकार रेवेन्यू या फिर कुछ ऐसे पोस्ट हों जहाँ से भारत सरकार को सीधा एक फ़ायदा पहुँच रहा हो। ठीक है, तो ऐसे कोई भी ऑफिस को होल्ड नहीं करेंगे भारत के राष्ट्रपति। देखिए, एक नोट करने वाली बात यहाँ क्या दी हुई है, कौन कौन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, होल्ड नहीं कर सकता?
प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर सभी यूनियन और राज्यों के, उसके अलावा सभी राज्यों के गवर्नर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है, और तभी वो क्वालिफाई कर सकते हैं इलेक्शन, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है। चलिए कुछ बेसिक सी जानकारी, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करवाना हो तो सबसे पहले फर्स्ट लेवल पर 50 इलेक्टर्स, मतलब ये अब एमपीज भी हो सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी हो सकते हैं, साथ ही साथ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो 50 ऐसे इलेक्टर्स जो है वो प्रपोज करेंगे इनके नाम को रखा जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे माना जाए, इस बार श्री रामनाथ कोविंद जी जो एक साइड पे थे, ठीक है, उनके नाम के लिए सबसे पहले 50 इलेक्टर्स ने उनको के नाम को प्रपोज किया, और दूसरे 50 इलेक्टर्स और चाहिए सेकेंडर्स या फिर सपोर्टर्स के तौर पे, ठीक है। इसी के साथ 15,000 रुपीज़ जो है वो आरबीआई में जमा करवाया जाएगा, इसको बोला जाएगा जमानत राशि या फिर डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन का पार्टिसिपेंट 1/6 वोट नहीं ले पाया तो ये सारी जो जमानत है ये जब्त हो जाएगी, तो ये होता है जमानत जब्त होने का मतलब। चलिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं? इनके इलेक्शन के लिए बनाया जाता है एक इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज समझने में बहुत आसान है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? ये एक तरीके की पूरी बॉडी बनाई जाती है, इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे सिर्फ वही वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो देखते हैं कौन कौन होते हैं। देखिए, इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ के? लोकसभा के और राज्यसभा के। इलेक्टेड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन हैं? लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करें तो 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं जो नॉमिनेट होते हैं। वहीं राज्यसभा की बात करें तो 12 ऐसे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग फील्ड जैसे आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस से रहते हैं। ये नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो बनी बात है, यहाँ पर इलेक्शन में फेवर जा सकता है, इसलिए उनको बाहर रखा गया है, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स को, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स को रखा गया। और कौन इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे? तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की यहाँ कोई बात नहीं करी गई है, जो नहीं बात करी गई है उनको याद रखिएगा क्योंकि यही एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। फिर इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज कहाँ की? ओनली एंड ओनली दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी जनता ने वोट करके एमएलए बनाए हैं, ठीक है, इसलिए। चलिए, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बता चुका हूँ मैं, और साथ ही साथ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डू नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इलेक्टोरल कॉलेज को एक बार और अच्छी नज़रों से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके इलेक्शन की प्रोसेस कैसी होती है? तो यहाँ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना याद रखना है कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगर इसकी प्रोसेस समझाई जाए तो थोड़ी लेंदी होती है, और जबकि प्रीलिम्स में पूरी प्रोसेस नहीं पूछी जाएगी, वो सिर्फ नाम पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कौन सी प्रोसेस होती है, तो उतना याद रखिएगा, ठीक है। सीक्रेट बैलेट सिस्टम आज भी यहाँ चलता है, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी डाउट्स या डिस्प्यूट होंगे रिगार्डिंग प्रेसिडेंट इलेक्शन तो वो कहाँ सॉल्व किए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इलेक्शन कमीशन फिर इस पर नहीं देखेगा, सीधा सीधा कहाँ जाएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट में। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। फर्स्ट अनैनिमसली इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। यूनैनिमसली मतलब क्या होता है? इनके खिलाफ कोई भी पार्टिसिपेंट खड़ा नहीं किया गया था, ये अकेले थे और अकेले में जीत गए, ठीक है। द प्रेसिडेंट हु वॉन विद द हाईएस्ट मार्जिन कौन थे? KR नारायणन, जो कि 10वें राष्ट्रपति थे भारत के, ठीक है। प्रेसिडेंट हु वॉन विदाउट पार्टी सपोर्ट इंडिपेंडेंट तरीके से, ये थे VV गिरी साहब, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस की बात कर लें, टर्म कितना रहता है? 5 साल का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया है कि प्रेसिडेंट के ऑफिस का टर्म 5 साल रहता है। अगर उनको रेजिग्नेशन देना हो, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? जब भी कोई जूनियर होता है वो रेजिग्नेशन किसको देता है? अपने से ऊंचे ऑफिसर को, ठीक है, जो ऑफिसर रैंक में उनसे ऊंचा हो। लेकिन भारत में अगर पहले सिटीजन ही प्रेसिडेंट हैं, उनसे ऊपर कोई पोस्ट है ही नहीं, तो ये एक स्पेशल केस है जहां पर प्रेसिडेंट अपने से एक लोअर लेवल पर ऑफिसर, जो कि कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उनको रेजिग्नेशन देते हैं।
प्रेसिडेंट अपना ऑफिस तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक उनके सक्सेसर, मतलब अगला जो प्रेसिडेंट है वो ना आ जाए, तब तक प्रेसिडेंट इस ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या रेजिग्नेशन दे दें वो, ऐसे समय में वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह एक्ट करेगा। अगर प्रेसिडेंट बीमार हैं या फिर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट उस समय में उनकी ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की तरह एक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बात की जाए, देखिए प्रेसिडेंट होते हैं, अगर उनकी सीट किसी कुछ कारणों से वैकेंट हो जाए, ऐसे समय में वाइस प्रेसिडेंट संभालते हैं। अगर हाइपोथेटिकली माना जाए कि वाइस प्रेसिडेंट भी ऑफिस में नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये संभालेंगे क्या, प्रेसिडेंट के पोस्ट को, एक्टिंग प्रेसिडेंट तब ये बन जाएंगे। अगर इन द केस सीजेआई भी अवेलेबल नहीं है तो कौन, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये संभालेंगे। अब देखा जाए तो अभी की सिनेरियो को देखा जाए क्या है यहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस हैं। ठीक है, 34 जजेस हैं, मतलब 1 + 33, एक चीफ जस्टिस हैं और बाकी 33 जजेस हैं। तो ऐसे में प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली ना हो पाए, वैकेंट ना हो जाए वो सीट, जब तक नए इलेक्शंस ना हो जाएं, इसके लिए ये सिस्टम बनाया गया है। इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि प्रेसिडेंट, ठीक है, अपने ऑफिस से किस प्रोसेस से हटाए जा सकते हैं, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट वर्ड याद रखना, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मैं इम्पीचमेंट की प्रोसेस भी बता देता हूँ, ठीक है, किस तरीके से चलती है। देखिए इम्पीचमेंट के प्रोसेस की अगर बात की जाए तो ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 61, ठीक है, मतलब आर्टिकल 61 में दिया हुआ है इम्पीचमेंट का प्रोसेस। ऐसे याद रख सकते हैं, 6 लोग मिलकर एक जन को बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो 6 और 1, ठीक है, क्या दिया हुआ है, इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या चाहे वो राज्यसभा हो। शर्त क्या होती है कि उस हाउस के 1/4 मेंबर, मतलब 25% उस हाउस के जो मेंबर्स होंगे उस वो लोग इसको इनिशिएट करेंगे। ठीक है, और जैसे ही इनिशिएट होगा प्रोसेस, ठीक है, हाउस में अगर इनिशिएट हो गया प्रोसेस एक बार, ठीक है, तो उस समय 14 दिन का नोटिस भेजा जाएगा प्रेसिडेंट को, और वो अपना पक्ष रखने भी आ सकते हैं हाउस में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जिस भी हाउस ने उसको पहले इनिशिएट करा है, ठीक है, वो उसको 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर देगा। फॉर एग्जांपल लोकसभा से हुआ, ठीक है, लोकसभा ने अगर उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर दिया तो अब ऐसे में बिल कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा जो है अब सेकंड हाउस होते हुए इन्वेस्टिगेटिंग हाउस हो जाएगा, और यहाँ पर पूरा मामला इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और अगर राज्यसभा ने भी सेम उसी मेजॉरिटी से वोट कर दिए तो प्रेसिडेंट उसी समय इम्पीच्ड माने जाएंगे इस पूरे सदन से। ठीक है, अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है क्या लिखा हुआ है कंडीशन प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए, तो अगर उन्होंने वायलेशन किया हो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी समय में उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसेस चलाई जा सकती है। आज तक भारत में प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसेस नहीं लागू हुई है। ठीक है, अब हम इनके कुछ पावर्स देख लेते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स प्रेसिडेंट के जैसे देखे जाएं तो प्रेसिडेंट जो है समन कर सकते हैं या प्रोरोग कर सकते हैं हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट या जॉइंट सिटिंग। ठीक है, समन मतलब बुलाना, जो सेशन होता है नया सेशन, उसको बुलाने का काम किसका रहता है, प्रेसिडेंट का, और उसका प्रोरोगेशन या फिर बोला जाए तो सेशन को एंड करने का काम जो है प्रेसिडेंट का रहता है। ठीक है, कई बार जॉइंट सिटिंग्स किसी स्पेशल बिल को पास करवाने के लिए होती हैं, वो भी प्रेसिडेंट बुलाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा। ठीक है, हालांकि इसके लिए उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एडवाइस देता है। प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, मैंने बताया था, आर्ट, साइंस, ठीक है, लिटरेचर और सोशल सर्विसेज, ASLS, ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो, इससे नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है पहला सेशन जब भी होता है, चाहे वो इलेक्शन के बाद या नया साल का पहला सेशन, ठीक है, तो दोनों हाउसेज जो पार्लियामेंट हैं उनको सेंट्रल हॉल में, ठीक है, जॉइंट
एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट। फाइनली पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है प्रेसिडेंट। ऐसे में कोई भी बिल जब लॉ बनना रहता है तो उसको प्रेसिडेंट एसेंट देके या सिग्नेचर करके लॉ बनाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर, बोले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। ये हो गए कुछ लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, मतलब लॉ बनाने की शक्ति। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर्स में देखा जाए तो ये भारत के नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि रियल पावर या फिर रियल हेड किसको बोला जाएगा? भारत के प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। मेजर डिसीजंस कौन लेते हैं? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट किनका करते हैं? प्राइम मिनिस्टर का, लगभग सभी मिनिस्टर्स का, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में यूनिट 10 में एक अलग से पूरा दिया हुआ है, जहाँ पे हम उनका अपॉइंटमेंट देखते हैं तो प्रेसिडेंट करते हैं। उसके बाद चेयरमैन और मेंबर्स किसके? यूपीएससी के, ये भी कमीशंस में आ गया है। इलेक्शन कमीशन गवर्नर्स को अपॉइंट करके भेजते हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। चलो, फाइनेंस पावर क्या है इनके? तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मतलब इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर याद रखना 112, ठीक है। देखो, इसको ट्रिक से ऐसे याद रखा जा सकता है, ठीक है। ये 12 आ रहा है ना इसमें, 12, तो 12 से याद रखना। 12 मंथ्स के लिए बजट बनाया जाता है कभी भी, तो 112, ठीक है। तो बजट या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 112 में, ठीक है। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्या? फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अच्छा, कॉन्टिजेंसी फंड क्या होता है? एक ऐसा इमरजेंसी फंड होता है जिसमें से आपदा या फिर डिजास्टर के समय में पैसा निकाला जा सकता है, ठीक है। ये पावर किसके पास होती है? भारत के प्रेसिडेंट के पास। मिलिट्री पावर हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि सुप्रीम कमांडर होते हैं तीनों फोर्सेस के, जो भी अध्यक्ष होते हैं किसके? आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के, इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। डिक्लेयर करते हैं वॉर या फिर पीस ट्रीटी कंक्लूड करते हैं किसी भी देश के साथ। तो ये होती है हमारे प्रेसिडेंट की मिलिट्री पावर। इमरजेंसी पावर्स देखी जाए तो इमरजेंसी पावर्स के आर्टिकल ज़रूर याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 352 होती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। इट मे बी बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल डिपेंडिंग अपॉन द कॉजेस। आर्टिकल नंबर 356 प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं, ठीक है, जो कि राज्यों में लगाया जाता है। इनको गवर्नर लगवाते हैं, हम गवर्नर की शक्तियों में आगे देखेंगे इसको, ठीक है। आर्टिकल नंबर 360 होता है फाइनेंशियल पावर, ठीक है। चलिए, अब ये प्रेसिडेंट टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट है क्या? पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर मतलब क्या होता है? क्षमादान की शक्ति, ठीक है। कौन से आर्टिकल में दिए हुए? आर्टिकल 72। मैंने इसको ट्रिक से ऐसे याद रखा है, प्रेसिडेंट जी साथ दो, ठीक है। 7 और 2, साथ दो, प्रेसिडेंट साथ दो, ठीक है। तो यहाँ पे पार्डन, रेप्राइव, रेस्पाइट और रेमिशन, ठीक है, ये सब अलग अलग पावर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट के पार्डनिंग में शामिल होते हैं। सबसे पहले अगर पार्डन को देखा जाए, ठीक है, पार्डन क्या होता है? किसी भी सज़ा को पूरी तरीके से माफ़ कर देना, ठीक है। जैसे एग्जांपल, फांसी की सज़ा दी गई हो, अगर प्रेसिडेंट ने पार्डन कर दिया मतलब सभी सज़ाओं से मुक्त कर दिया, ठीक है, पार्डनिंग पावर। उसके बाद आता है रेप्राइव, ठीक है। रेप्राइव क्या होता है? टेम्पररी समय के लिए किसी सज़ा में मतलब स्टे लगाना, ताकि जो कल्प्रेट है या फिर अपराधी है वो कुछ न्याय चाहिए हो, उसके लिए अपील लगा सके, ठीक है। इसके बाद होता है रेमिशन, ठीक है। रेमिशन क्या होता है? किसी भी सज़ा का जो फॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल कारावास दिया हुआ है, इम्प्रिजनमेंट और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दी हुई है, उस फॉर्म को कम ना करते हुए, ठीक है, उसके टाइम पीरियड को कम कर दिया जाए, ठीक है, तो इसको कहा जाता है रेमिशन, ठीक है। फिर आता है रेस्पाइट। रेस्पाइट क्या होता है? यहाँ पर जो है पेनाल्टी, मतलब सेंटेंस का जितना म्यूटेट होता है उसको कम कर दिया जाता है। और फाइनली आता है कम्यूटेशन, ठीक है, इसका फॉर्म लाइटर कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, फांसी की सज़ा दी हो तो लाइट फॉर्म कर दिया, उसको उम्र कैद की सज़ा करवा दी, ठीक है। तो ये होते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ
प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ पर अब ये सभी आर्टिकल जो हम लगभग इसमें से बहुत सारे देख चुके हैं, जैसे कि 52 में आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 53 में एग्जीक्यूटिव पावर जो भी यूनियन के होंगे वो किसके अंदर आएंगे, प्रेसिडेंट के अंदर आएंगे। 54 और 55 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में है, ठीक है। 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मैंने बताया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस 56 में दिया हुआ है, कितने साल हैं, 5 साल हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन 57, मतलब जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट हैं वो n नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और अमेरिका में इस ऐसा केस नहीं है, वहाँ पे एक प्रेसिडेंट लाइफ टाइम सिर्फ 2 बार बन सकता है एक इंसान, ठीक है। 58 में क्वालिफिकेशन, ये जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ, जैसे आर्टिकल नंबर 61, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, 6 लोगों ने मिलकर एक लोग को भगा दिया। 62 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। 65 में है वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट, ठीक है, जब भी प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये सभी आर्टिकल आगे भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। 112 और 123 भी बताया मैंने। 112 में यूनियन बजट जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, उसके अलावा 123 में प्रेसिडेंट की पावर ऑर्डिनेंस प्रमोलकेट करने के लिए, ठीक है। 143 में प्रेसिडेंट जो हैं सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी लॉ, ठीक है। चलिए अब ये भारत के प्रेसिडेंट्स की लिस्ट है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो भारत के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। कहा जाता है इनका टेन्योर जो है सबसे लंबा था, और सिर्फ भारत के इकलौते प्रेसिडेंट जो 2 बार प्रेसिडेंट का टर्म संभाला, ठीक है। सेकंड नंबर पर आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, और सेकंड राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये तीसरे नंबर पे थे, और इनका जो है शॉर्टेस्ट टेनर था, देखिए 1967 से लेके 1969, ठीक है। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट और साथ ही साथ पहले प्रेसिडेंट जो ऑफिस में जिनकी डेथ हुई। वीवी गिरी 1969 से 1974, वीवी गिरी पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट थे भारत के, और बाद में इन्होंने चुनाव लड़के प्रेसिडेंट बने। फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, ये भी ऑफिस में इनकी डेथ हुई थी, मतलब अपने टेन्योर के रहते इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में हमने देखा था कि यूनैनिमसली जो है इलेक्शन जीते थे ये, ठीक है। ज्ञानी झेल सिंह जी की अगर बात करें तो फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद आर वेंकट रमन, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा जी ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने भोपाल में भी डेमोक्रेसी लाने के लिए बहुत ही काम किया, और साथ ही साथ शंकर दयाल शर्मा जी का संबंध मध्य प्रदेश से है, ठीक है। के आर नारायण जो थे भारत के पहले दलित प्रेसिडेंट, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, पहले साइंटिस्ट भारत के जो प्रेसिडेंट बने। प्रतिभा पाटिल ये फर्स्ट विमेन टू बिकम प्रेसिडेंट। प्रणब मुखर्जी, ठीक है, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, और साथ ही साथ अभी जो प्रेसिडेंट हैं भारत के वो हैं कौन, श्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट की लिस्ट हो गई। अब हम गवर्नर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। लगभग सबको सेम होता है, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड थे, यहाँ पर कौन है, गवर्नर है, ठीक है। ये जो हैं किसकी एडवाइस पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ठीक है। सभी एग्जीक्यूटिव एक्शंस इनके नाम पर लिए जाते हैं। सिंपल है बिल्कुल, सेम जैसा प्रेसिडेंट को पढ़ना है वैसा ही इनके बारे में है, ठीक है। गवर्नर का जो टर्म होता है ऑफिस का वो कितने साल होता है, 5 साल, ठीक है। लेकिन गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ऑफिस होल्ड करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो इनको कभी भी हटा भी सकते हैं पद से, ठीक है, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम और ट्रांसफर टू अनदर स्टेट वेरेवर या वेनेवर नेसेसरी, ठीक है। अगर किसी केस में, किसी सिचुएशन में वो उनकी डेथ हो जाती है, ऑफिस से रेजिग्नेशन कर सकते हैं। ऐसे में कुछ समय के लिए उस प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है,
गवर्नर की तरह एक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये यूजुअली होता नहीं है क्योंकि तुरंत के तुरंत अगले बंदे को चार्ज लेकर भेज दिया जाता है, ठीक है। रोल ऑफ द गवर्नर, रोल ऑफ द गवर्नर क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है, ये सेंटर है और ये स्टेट है, इन दोनों के बीच में सामंजस्य या लिंक बैठाने के लिए गवर्नर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ये राज्य सरकार की जो भी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, वो किसको भेजते हैं, प्रेसिडेंट को। ये भी एक तरीके से नॉमिनल हेड हैं राज्य के, क्यों, क्योंकि रियल हेड कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। कुछ अलग अलग प्रकार के वीटो जो कि यूज़ करे जा सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे पॉकेट वीटो, ठीक है, उसके अलावा सस्पेंशन वीटो, या फिर अगर वो भी ऑप्शन नहीं है तो कोई भी बिल प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल होते हैं जैसे क्वालिफाइड वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या सेम है, देखो, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे। इनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि किसी भी हाउस के मेंबर ना हो, ना ही पार्लियामेंट ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के, ठीक है। ओथ ऑफ ऑफिस इनको कौन दिलवाएंगे, देखिए अपॉइंटमेंट करके कौन भेज रहे हैं तो प्रेसिडेंट, लेकिन ऑफिस की ओथ कौन दिलवाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। अब पावर्स इनकी अगर देखी जाए तो हमने जो भी प्रेसिडेंट की पावर देखी उन्हीं से सिमिलर हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव बस रहेगी यहाँ पे, ठीक है। सभी डिसीजंस एग्जीक्यूटिव के गवर्नर साहब के नाम पर लिए जाते हैं, ये भी अपॉइंटमेंट करते हैं किसका, जैसे चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चेयरमैन और मेंबर किसके, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, लेकिन ये सिर्फ अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। उनका रेजिग्नेशन वो उनको जो है एलिमिनेट कर सकता है ऑफिस से कौन, तो वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, जजेस ऑफ कोर्ट बिलो हाई कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे, क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करके भेजता है, तो वो हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करके भेजते हैं। लेजिस्लेटिव पावर क्या हो जाती है कि समन करेंगे, प्रोरोग करेंगे, डिसॉल्व करेंगे किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है। यहाँ पर इनका भी एक स्पेशल जो है नॉमिनेट करने का पावर है। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जिस भी स्टेट में होती है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश को हम लेके चलते हैं क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी 1/6 मेंबर होते हैं, ठीक है, 1/6 मेंबर होते हैं किसके, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको नॉमिनेट कौन करते हैं, गवर्नर। यहाँ पर भी सेम होता है, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस और एक और होता है कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है। इन बेसिस पे नॉमिनेट कौन करते हैं, गवर्नर। और एक मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए नॉमिनेट करते हैं। देखिए अब याद रखिएगा एक स्पेशल पॉइंट, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो अभी 2020 में आया, ठीक है, इसमें एक नया प्रावधान है कि अब जो भी एंग्लो इंडियन नॉमिनेट हुआ करते थे, चाहे वो पार्लियामेंट में या चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर में, अब उस प्रावधान को ख़त्म कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस ये भी प्रोमulgate कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रिगार्ड किसकी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ स्टेट लिस्ट के कानून और कॉन्करेंट लिस्ट के कानून को लेकर, ठीक है। यूनियन लिस्ट के कानूनों को लेकर ये कोई भी ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते हैं। जब भी बिल पास होता है लेजिस्लेटिव असेंबली से, ऐसे में गवर्नर क्या कर सकते हैं, चाहे तो उस बिल को अपना एसेंट दे सकते हैं, ठीक है, या फिर बिल को होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो रिकंसिडरेशन किसका, स्टेट लेजिस्लेचर का, उसके लिए वापस भेज सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट की एडवाइस के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं कि प्रेसिडेंट इस पर डील करेंगे और साइन करेंगे, ठीक है। जुडिशियरी पावर अगर देखी जाए, ठीक है, जितने भी जजेस हैं हाई कोर्ट लेवल के नीचे, ठीक है, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के, उनको अपॉइंट कर सकते हैं। उसके अलावा प्रेसिडेंट जो हैं गवर्नर से कंसल्ट करेंगे जब भी वो चीफ जस्टिस या जजेस ऑफ हाई कोर्ट को, ठीक है, अपॉइंट करेंगे। उसके अलावा ये भी देखो पार्डन कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, रेप्राइव, लेकिन किसके अगेंस्ट, स्टेट लॉ के अगेंस्ट। लेकिन याद रखना अगर डेथ सेंटेंस सुनाया गया है तब ये पार्डन नहीं दे सकते, ऐसे में फैसला सीधा किसके पास जाएगा, तो भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल पावर इनकी देख लेते हैं, ठीक है। मनी बिल जो है किसकी प्रायर रिकमेंडेशन से संसद
स्टेट लेजिस्लेचर में आ सकता है तो गवर्नर की। यही सेम कॉन्सेप्ट कहाँ पर है, प्रेसिडेंट के लिए। दोनों को एक साथ कल्मिनेट करके पढ़िए, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एनुअल बजट जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन प्रेजेंट करवा सकते हैं, हमारे गवर्नर, ठीक है। कुछ इमरजेंसी पावर क्या है इनके, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल के लिए प्रेसिडेंट को ये कह सकते हैं, कब, जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी सही से काम ना कर रही हो। इसका ये मतलब है कि स्टेट में जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाए जहां कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है और कुछ समय बाद चुनाव की ज़रूरत हो, या फिर स्टेट की सिचुएशन बहुत ख़राब होती जा रही है, ऐसे में आर्टिकल 356 के तहत इमरजेंसी लगवाई जा सकती है। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होते हैं, कई बार जब कोई एक पार्टी समझ में नहीं आती, ऐसे में चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं, मंत्रालय को डिसमिस कर सकते हैं, किसकी एडवाइस पे, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं और प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रूल के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे गवर्नर से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। सब कुछ लगभग वैसा ही सेम है यहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 72 में हमने किसको देखा था कि प्रेसिडेंट जो है पार्डन करते, जबकि यहाँ पे किस में देखा हमने, ठीक है, 161 में, ठीक है। और ये देखिए, ये हमारी पूरी लिस्ट दी हुई है किसकी, गवर्नर्स की, मध्य प्रदेश के, ठीक है। सबसे पहले गवर्नर कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे गवर्नर, और ये जितना भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड फैक्चुअल डेटा है, चाहे वो गवर्नर हो या लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर्स हों, ऑपोजिशन लीडर्स हों, ठीक है, ये सब एक फैक्चुअल सेशन में मैं आपको समझा दूंगा। जैसे पहली महिला गवर्नर सरला ग्रेवाल, ठीक है। तो जितने भी फैक्चुअल डेटा हैं रिलेटेड, क्योंकि पिछले MPPSC का अगर 2019 का पेपर देखें तो उसमें बहुत ही इन डेप्थ से सवाल पूछे गए थे, तो ऐसे में फैक्चुअल डेटा में एक अलग सेशन में आपको बना के भेज दूंगा, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट और गवर्नर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आर्टिकल्स जो भी इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लीजिएगा, और बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल वे में याद कीजिएगा, कुछ भी इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्री लेवल में उतना इन डेप्थ नहीं आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।